क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि ये भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी या फिर भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था? इंडियन हिस्ट्री में ऐसी क्या खास बात थी जो इसे बाकी दुनिया के इतिहास से अलग बनाती है? सारी दुनिया इस भारत भूमि को सोने की चिड़िया कहती थी? पूरी दुनिया ने इसे विश्व गुरु का सरताज पहना दिया था? और क्या सच में भारत कभी सोने की चिड़िया या फिर विश्व गुरु थी कि ये सब बस हवा में बात करने वाली बातें हैं? आपको लेकर चलेंगे ग्रेट इंडिया के एक नए सफर में, जहाँ ये देश कभी गिरा, डगमगाया, फिर उठा, फिर गिरा, लेकिन फिर एक बार खड़ा हो गया और बोला हम तैयार है इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए। शुरू से शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एपिक गिरधर। अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है। शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर हो सकता है, इस वीडियो में बताई गई चीजें आपको इंडियन टेक्स्ट बुक में ना मिले। आप ही बताइए, इस नौकरशाही एजुकेशन सिस्टम में अगर ग्रेट इंडियन किंग्स या फिर उनके कल्चर के बारे में पढ़ाएंगे, फिर नौकर कहाँ से बनेंगे? दैट्स इट। इस वीडियो को हमने 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसमें इस दौरान उसके टाइम पीरियड में इंडिया के कल्चर्स, ग्रेट पर्सनैलिटी और कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट सभी को थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करने की कोशिश की है। हो सकता है कि आपको लगे कि इन 8 मिनटों में आपने ग्रेट इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। रामायण और महाभारत का एक अलग सीरीज लाएंगे। तो चलते हैं। चैप्टर 1, राजा विक्रमादित्य। जब चारों ओर बस मारधाड़ और विदेशी आक्रमणकारियों का अत्याचार था, तब इस भारत भूमि में एक ऐसा वीर पुरुष पैदा हुआ जिसने पूरे भारतवर्ष को ही बदल कर रख दिया। मानो इस वीर पुरुष ने भारत भूमि पर राम राज्य ला दिया हो। चारों तरफ बस खुशहाली ही खुशहाली। बात है आज से लगभग 3000 साल पहले की, जब जन्म हुआ एक न्यायप्रिय राजा। अगर आपको अकबर के 9 रत्न याद है तो 9 रत्नों की शुरुआत करने वाले राजा विक्रमादित्य ही, जिनके दरबार में धन्वंतरी, शंकु, बैताल भट्ट और कालिदास जैसे महान कवि, वराहमिहि जैसे ग्रेट एस्ट्रोलॉजिस्ट इनके 9 रत्नों में से एक थे। भारतीय पंचांग, जिसे हिंदू पंचांग भी कहा जाता है, शकों को हराने के बाद विक्रम संवत की शुरुआत किया गया। बेताल पच्चीसी या फिर विक्रम बेताल की सभी कहानियां बड़े शान से इनकी याद में गाया जाता है। और कहा तो ये भी जाता है कि इनका विशाल साम्राज्य पूरे दुनिया भर में फैला हुआ था, जिसका जिक्र दुनिया भर के प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। सिकंदर और पोरस। आप ये बताइए, सिकंदर महान के बारे में आपने कितना बार सुना है? अब आप थोड़ा सच्चाई भी सुन लीजिए। गलती यहाँ हुई कि सिकंदर युद्ध के दौरान अपने साथ चापलूस इतिहासकार लेकर चलते थे, जो उनकी सफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर लिखा करते थे, जो उनके क्रूरता को छुपा देते थे और हार को जीत में बदल देते थे। जब चाणक्य को युद्ध होने का आभास हुआ तो चाणक्य मगध के राजा धनानंद के पास गया और धनानंद ने उनकी एक न सुनी और चाणक्य को घोर बेइज्जती करके निकाल दिया। उसे भी सिकंदर ने पहला हमला किया और तक्षशिला को जीत लिया। तक्षशिला के राजकुमार ने घुटने टेक दिए और सिकंदर को अपार धन संपदा दिया। इतने छोटे से राज्य के पास इतनी दौलत देकर सिकंदर दंग रह गया और पूरे भारतवर्ष को जीतने का सपना देखने लगा। इसी बीच चाणक्य ने उत्तर भारत के अलग अलग राजाओं से एक होने की गुहार लगाई, जिसमें वे सफल भी रहे। अब होने जा रहा था सिकंदर और पोरस महान के बीच युद्ध, जिसे इतिहासकार हाइड स्पेस का युद्ध कहते हैं। चाणक्य ने राजा पोरस को बहुत से सुझाव दिए और राजा पोरस ने अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता से सिकंदर के हौसले पस्त कर दिए। युद्ध का नतीजा क्या हुआ इस पर बहुत मतभेद है, लेकिन सिकंदर को छोटे छोटे गणराज्यों ने कड़ी टक्कर दी थी, जिससे उसके सैनिकों ने वापस जाने का फैसला किया। अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने इस पर बहुत से आर्टिकल पढ़े हैं। अगर एक लाइन में कहूँ तो महान सिकंदर नहीं, महान थे हमारे राजा पुरु, और महान थे भारतवर्ष के वे लोग जिसने विश्व विजेता कहने वाले चाचा सिकंदर को खदेड़कर भारत से बाहर भेजा था। आप हिस्ट्री की बुक देखकर यही सच है ये मत मानिए। हमारे देश में चलती है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, जिसमें उनको इंडिया से नौकर पैदा करने थे। अब अगर इन वीर पुरुषों के बारे में पढ़ाया जाए तो फिर नौकर बनाने की फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। चाणक्य और चंद्रगुप्त। अगर आपने अखंड भारत का नाम सुना है तो अब बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत शॉर्ट में आपको समझाएंगे। चाणक्य ही वो वीर पुरुष थे जिसने अखंड भारत का सपना देखा था। शुरुआत से ही भारतवर्ष टुकड़े टुकड़े गणराज्यों में बटा हुआ था। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि धनानंद ने चाणक्य को भला बुरा कहकर निकाल दिया था। उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा लिया कि जब तक कि मैं नंद वंश का अंत नहीं कर देता तब तक अपने केश नहीं बांधूंगा और न ही पके हुए कुछ भी चीज खाऊंगा। उसी समय चंद्रगुप्त को भी उस राज्य से निकाला गया था। अब चाणक्य को जरूरत थी एक ऐसे शिष्य की जो पूरे भारतवर्ष को जीत सके और एक महान चक्रवर्ती सम्राट बन सके। जब आप चाणक्य की विचारधारा पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना सटीक आज तक इस दुनिया में कोई नहीं हुआ जितना चाणक्य महान थे। चलो अब चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में भी बातें कर लेते हैं। चाणक्य और पोरस की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजगद्दी पर बैठे। मगध जो उस समय भारतवर्ष के 18 महाजनपदों में से एक था। चंद्रगुप्त मौर्य के जब मगध के राजा धनानंद से जो युद्ध हुआ, उसने पूरे भारतवर्ष का इतिहास बदल कर रख दिया। सिकंदर के काल में हुए चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति रहे सेल्यूकस को 2 बार बंधक बनाकर छोड़ दिया था। चंद्रगुप्त ने 25 साल की छोटी आयु में मगध सिंहासन की बागडोर संभाली। उसके बाद चंद्रगुप्त का झुकाव जैन धर्म की ओर हो चला, जिसके बाद उन्होंने अपनी राजगद्दी अपने बेटे बिंदुसार को दे दिया। बिंदुसार जिसे इतिहास का महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक महान के पिता थे। अशोक महान जिसने भारत को सोने की चिड़िया बनाया और भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाया, जिसके कार्यकाल में भारत इतना प्रगतिशील बना कि सारे इतिहासकार इनका नाम लेने से पहले इनके नाम के आगे महान लगाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक एक शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के एक महान सम्राट थे। आप इन सब बातों का अंदाजा सिर्फ एक ही बात से लगा सकते हो और वो है भारत के तिरंगे में इनका स्थान और भारतीय सेना के
के सबसे बड़े सम्मान अशोक चक्र, यही भारत सरकार की इस महान सम्राट को श्रद्धांजलि है। कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर इंसान के भी दो रूप होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। महान अशोक ने अपने 100 में से 99 भाइयों को मारकर राजगद्दी हासिल की थी। उसके बाद अशोका द ग्रेट ने भारत का आज तक का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया, जैसे कि आपको पता है। फिर कलिंग का युद्ध, जिसके बाद वो अहिंसा के प्रवर्तक बन गए और इतिहास में उनका नाम महान सम्राट के रूप में नामांकित हो गया। आप शुरुआत कैसे करते हैं ये मैटर नहीं करता, मैटर तो ये करता है कि आपने अंत कैसे किया। अब कुछ बातें इससे भी थोड़ी प्राचीन भारत की कर लेते हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो इसका इतिहास लगभग 3300 ईसा पूर्व में मिलता है, मतलब आज से लगभग 5000 साल पहले। 2700 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी की सभ्यता अपने चरम पर थी। अगर आपने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति के बारे में सुना है तो हम उसी की बात कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि उस बीच टेक्नोलॉजी अपने पीक पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। भारतीय इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम या फिर स्वर्णिम समय कहा जाए तो 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच थी, जिसमें हिंदू धर्म के मूल ग्रंथों की रचना, जैन धर्म और बौद्ध धर्मों का उदय, महाजनपदास, मगध साम्राज्य जिसके बारे में हमने बात की, और फारसियों और यूनानियों का हमला इस टाइम पीरियड में हुआ। इसके बाद मौर्य साम्राज्य का उदय, जिसमें चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोका द ग्रेट के बारे में हमने आपको बताया। अब आपको आगे लेकर चलेंगे मध्यकालीन भारत में। मैंने यहाँ कुछ स्क्रीनशॉट ऐड किए, इसे ध्यान से देखिए। अरे यहाँ तो गजनी, मोहम्मद गौरी, ये क्या दिल्ली सल्तनत, ये क्या मुगल, अरे अंग्रेजों का इतिहास दिख रहा है। ठीक है गुलाम थे पर अब तो नहीं है, 75 साल हो गए आजादी को। ना यहाँ कोई छत्रपति शिवाजी, ना कोई पृथ्वीराज चौहान और ना कोई महाराणा प्रताप। चाचा दुश्मनी किसी से भी नहीं है, पर थोड़ा क्रिंज तो बनता है। हम आपको भारत के इतिहास बताएंगे और सबूत के साथ बताएंगे। यूं हवा में बात करना रहता तो इस एक वीडियो के लिए इतना टाइम थोड़ी लगाते। छत्रसाल ने तो कभी कोई युद्ध नहीं हारा, पर छोड़ो रहने दो, सच्चाई बताएंगे तो शुरू करते हैं। नए भारत का नया इतिहास दक्षिण भारत से। इसका कारण यह है कि जैसे बातें तो बहुत होती है पर दक्षिण की बहुत कम। दक्षिण भारत जो अपने भाषा शैली और संस्कृति के लिए जाना जाता है, यहाँ का इतिहास वास्तुकला, टेम्पल जो सभी का मन मोह लेती है, जिस भूमि के लिए अनेक सिर बलिदान हुए। तो कभी सातवाहन, कभी चेर, कभी चोल ने इस भारत भूमि का जिम्मा उठाया। कभी इस पर चालुक्य ने राज किया तो कभी पल्लव और कभी राष्ट्रकूट, जिनका इतिहास अपने आप में एक अमर कहानी है। यहाँ के मसालों का स्वाद पूरी दुनिया ने चखा है। अब चाहे तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो या आंध्रा की कुचिपुड़ी या फिर केरल का कथकली हो, यह सभी भारत को संस्कृति को समृद्ध और महान बनाती है। अब जब भारतीय संस्कृति की बात हो ही रही है तो आपको लेकर चलेंगे उत्तर भारत की ओर, जो कि हमारे इतिहास का सबसे बड़ी हिस्सा रही है। इतने सारे लोगों ने बलिदान दिया सिर्फ अपने संस्कृति और भूमि को बचाने के लिए। जब हम वीर पुरुषों की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा कल्चर के बारे में भी बात कर लिया जाए। तो चलिए चलते हैं उत्तर भारत की ओर। उत्तर भारत जिसकी समग्र संस्कृति को गंगा जमुनी तहजीब या कहे तो हिंदुस्तानी तहजीब भी कहा जाता है। कहा इसलिए भी जाता है कि यह भारत में दो बड़े संप्रदायों के सौहार्दपूर्ण संपर्क का परिणाम है, जो कि आज से ही नहीं सदियों से चली आ रही है। जहाँ अगर नृत्य शैली की बात की जाए तो पंजाब का भांगड़ा, राजस्थान का घूमर, फिर हिमाचल का नाटी हो या फिर कश्मीर का रौब भांड, भले ही वेशभूषा अलग अलग हो, भले ही खान पान अलग हो, पर नालंदा और तक्षशिला ने सभी को समेट कर रखा। चाहे किसी ने पूरा नालंदा को राख कर दिया हो, पर यहाँ के लोगों ने साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी संस्कृति को जिंदा रखा। यही राम और कृष्ण की धरती है, बौद्ध की धरती है, गुरु नानक की धरती है, जिसका इतिहास इतना पुराना है कि कलम लिखता लिखता थक जाए पर इसका इतिहास कभी खत्म न हो। खत्म इसलिए भी ना हो क्योंकि ये भारत है। ऐसी भारत विश्व गुरु थोड़ी बना, लाखों और करोड़ों लोगों ने इसे अपने खून पसीने से सींचा है। वैसे तो इस वीडियो में हमने स्टार्टिंग इंडिया के ग्रेट पर्सनैलिटीज, इंडियन कल्चर और बहुत सारी चीजें कवर कर दी है, पर उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है कि एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। कहते हैं ना हर चीज के पीछे उसका एक महान इतिहास छुपा होता है, तो ये था भारत का महान इतिहास। इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी लाएंगे जो कि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए कमेंट में अपना प्यार दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।